and welcome. This is me Supriya and you are watching Veranda IAS. आज के सेशन में ये कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम इनको डिटेल में जानेंगे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव के साथ। एक नजर डालते हैं कि व्हाट आर ऑल द टॉपिक। फायर ऑन वाटर्स एक आर्टिकल है जो बात करता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का एक शॉकिंग केस स्टडी के बारे में। माइंड द गैप करके है, वो है विमेन्स पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग पे एक हार्ड हिटिंग डिस्कशन। नेक्स्ट कम्स द एआई एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल हेल्थ केयर और मैन्युफैक्चरिंग रिवोल्यूशन में, क्या इंडिया बन सकता है बायोटेक का विश्व गुरु, इसके बारे में है। नेक्स्ट इज अबाउट द फ्यूल गैस। अब कोल पॉलिसी और पोल्यूशन कंट्रोल के बीच एक टेक्निकल बट बहुत ही क्रूशियल बैटल। इससे यूपीएससी ने कभी भी पूछ लिया तो वी हैव टू नो अबाउट इट। एंड रेस्ट लास्ट वन इज अबाउट द जेनेटिक लिंक टू द कोविड। अब तैयार हो जाइए एक बहुत ही क्रिस्प, एंगेजिंग और यूपीएससी सेंट्रिक ब्रेकडाउन के लिए, जहां हर टॉपिक को हम समझेंगे विद कॉन्टेक्स्ट, रेलेवेंस और एग्जाम्पल्स के साथ। सो लेट्स बिगिन। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, जिसका हेडलाइन ही काफी है अटेंशन ग्रैब करने के लिए। फायर ऑन वाटर्स। एक तरफ समुद्र का शांत स्वभाव और दूसरी तरफ एक मर्चेंट शिप पे लगी भयंकर आग। जून 9 को एमवी वैन है 503 एक हजार्डस कार्गो ले जा रही शिप केरला के कोस्ट के पास फायर पकड़ लेती है। इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी ने मिलकर फायर कंट्रोल किया। यह इंसिडेंट बन गया एक बहुत ही रियल टाइम टेस्ट ऑफ इंडियाज मैरीटाइम डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। ये पहला केस नहीं था, ऐसे मैरीटाइम डिजास्टर्स हमने पहले भी देखे हैं। अगर हम 21 की बात करेंगे तो वहां पे भी एक कार्गो श्रीलंका के पास जल गया था। न्यू डायमंड 2022 जो क्रूड ऑयल लेके जा रहा था कोलंबो के पास में, आग लग गई थी उसमें भी। अब ये एग्जांपल्स बताते हैं कि मैरीटाइम सिक्योरिटी सिर्फ मिलिट्री से नहीं, डिजास्टर मैनेजमेंट से भी जुड़ी होती है। और यह बताने इसी टॉपिक को हम यूपीएससी के लिए बहुत रेलेवेंट मानते हैं, क्योंकि एनवायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ये काफी रेलेवेंट हो जाता है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करेंगे कि अगर समंदर जब एक बहुत ही आपदा का एपिसेंटर हो तो इंडिया का डिजास्टर रिस्पांस कैसे काम करता है। सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैरीटाइम डिजास्टर्स की। ये डिजास्टर्स पीस टाइम में भी हो सकते हैं। मर्चेंट शिप्स का डूबना, ऑनबोर्ड फायर इंसिडेंट्स, और सबसे ज्यादा अलार्मिंग होता है ऑयल और केमिकल स्पिल्स। ये सभी अलग अलग नेचर के होते हैं और इनके लिए होना चाहिए एक स्पेशलाइज्ड प्रोटोकॉल्स और रिस्पांस इक्विपमेंट। की एजेंसीज की बात करेंगे तो इंडियन कोस्ट गार्ड एक्ट एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर। इंडियन नेवी करता है एरियल रिकनाइसेंस और एयरलिफ्ट सैल्वेज टीम्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए। और प्राइवेट शिपिंग कंपनीज और सैल्वेज टीम्स क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कमर्शियल रिकवरी एंड वेसल टोइंग के लिए। ये कोऑर्डिनेशन ही बनाता है एक ही स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम डिजास्टर रिस्पॉन्स चेन। अब आते हैं फायर हजार्ड पे। अब जब शिप पे हो हजार्डस कार्गो जैसे केमिकल, बैटरीज, गैसेस एक्सेट्रा, तो छोटी सी भी स्पार्क काफी होती है टू लिट द फायर। अब स्पेशली जो ऑयल टैंकर्स भी होते हैं, हाईली इनफ्लेमेबल और एक्सप्लोजन के रिस्क को एक्सपोनेंशियली बढ़ा देते हैं। और अगर ये एक्सीडेंट होता है किसी स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट पे जैसे मलाक्का स्ट्रेट, तो उसका ग्लोबल ट्रेड पर भी इम्पैक्ट हो सकता है। आपको ये टॉपिक लेना चाहिए जो डायरेक्टली रेलेवेंट है जीएस पेपर 3 के लिए फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। अगर मैं ऐसे बात करूंगी कि इंडिया की नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटिजेंसी प्लान और सागर का विजन को अगर हम मेंशन करेंगे हमारे आंसर्स में, व्हेन दे आस्क कि हमारा मैरीटाइम डिजास्टर रिस्पांस फ्रेमवर्क में क्या क्या इनिशिएटिव्स हम उसमें डाल सकते हैं, यू कैन राइट इट दैट वे। अब समझते हैं कि मैरीटाइम डिजास्टर जो होते हैं उनकी प्रिपेयर्डनेस की इंपॉर्टेंस कैसी होती है। सिर्फ एक इमरजेंसी के रिस्पांस तक सीमित नहीं है ना, बल्कि स्ट्रेटेजिकली नेशनल कैपेबिलिटी का भी एक हिस्सा है। ऑपरेशनल रेडीनेस की बात करेंगे तो इंडिया की मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन जैसे इंडियन कोस्ट गार्ड, नेवी और शिपिंग अथॉरिटीज, ये सब मिलकर दिखाते हैं कि हम किसी लेवल के रेडीनेस तक पहुंच चुके हैं। ये सिर्फ एक फायर इंसिडेंट नहीं है, टेस्ट है हमारा रिस्पांस सिस्टम का भी, कि कैसे इंडिया डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस होता है। स्ट्रेटेजिक रोल की बात करेंगे तो जो ये मॉडर्न फायर फाइटिंग सिस्टम से इक्विप्ड वेसल्स होते हैं, उनको भी हमें उसी तरीके से रेडी करना जरूरी होता है। मतलब एक रेडीनेस होना
होना चाहिए। ट्रेंड फोर्सेस जैसे आईसीजी दिखाते हैं हमें कि मैरीटाइम डिजास्टर रिस्पांस हमारे स्ट्रेटेजिक टूल किट के पार्ट है। एंड कोस्टल डिफेंस के बियॉन्ड भी हमें ये लेके जाता है कभी कभी। लोकल कॉन्फिडेंस की बात करेंगे तो जब इंडिया ऐसे इमरजेंसीज हैंडल करता है इफेक्टिवली, तो जो ग्लोबल मैरीटाइम कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस होता है वो भी बढ़ जाता है। ये क्रूशल है, स्पेशली जब इंडिया एक मेजर स्टेक होल्डर है इन इंटरनेशनल शिपिंग लेन्स। रीजनल कोऑपरेशन की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि रीजनल डिप्लोमेसी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया की मैरीटाइम कैपेबिलिटीज रीइंफोर्स करती है हमारा रोल इन फ्रेमवर्क्स लाइक इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, आईओआरए जो है, और सागर इनिशिएटिव है। ये डिजास्टर रिस्पांस कभी कभी बन जाता है एक सॉफ्ट पावर का टूल, जहां ह्यूमैनिटेरियन एड और मैरीटाइम असिस्टेंस के थ्रू इंडिया ग्लोबली अपना ट्रस्ट बना। मूविंग ऑन टू आवर सेकेंड इशू, ये आर्टिकल बात करता है विमेन्स पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग। अब अगर हम इसको ऐसे देखेंगे कि जो जेंडर जस्टिस के साथ साथ डेमोक्रेसी की क्वालिटी को भी टच करता है, ये ये पॉलिसी वुमेन पार्टिसिपेशन जो है, इंडिया का जो 2025 का ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में रैंक है 131 आउट ऑफ 148 कंट्रीज। ये सिर्फ 2 प्लेसेस का स्लिप नहीं है, ये सिग्नल है कि बहुत ही बड़ा कंसर्न भी है हमारे लिए। अगर हम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जब भी उनमें भी हमने बहुत ही शार्प डिक्लाइन देखा, स्पेशली पार्लियामेंट और मिनिस्ट्रियल रिप्रेजेंटेशन में। लेट्स गो इन फ्लैशबैक, जहां पे विमेन रिजर्वेशन बिल इंट्रोड्यूस किया था 1996 में, पास हुआ 2023 एज 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। लेकिन ट्विस्ट ये है कि इम्प्लीमेंटेशन अभी तक डिलेड है, क्योंकि ये लिंक किया गया है फ्यूचर डिलिमिटेशन प्रोसेस और सेंसस के साथ। दैट एक्सपेक्टेड टाइम वुड बी पोस्ट 2019। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम पॉलिसी तो बन गई है हमारी, लेकिन ग्राउंड पर चेंज आने में इतना समय लगने वाला है। ये मैटर हमारे लिए क्यों करता है कि जब वुमेन कॉम्प्रोमाइज नियरली 50% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन स्टिल डिस्मल। इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग तभी होती है जब डाइवर्स वॉइसेस उसमें शामिल हो। डब्ल्यूआरबी के डिले दिखाता है कि हम जेंडर इक्विटी अभी भी कैसे एक पेंडिंग प्रॉमिस की तरह पल रहा है। becomes a very important topic in governance as well, so GS2 के लिए important बन जाता है। कभी भी अगर ऐसे में कोई आपको टॉपिक आए जेंडर एम्पावरमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा को, आप ये पॉइंट इसमें लिख सकते हो कि कैसे हम अभी भी चैलेंजेस के तौर पे, पॉलिसी के तौर पे ग्राउंड लेवल पे चैलेंजेस फेस करते हैं। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड नाउ कि जेंडर गैप इन पॉलिटिक्स को स्ट्रक्चर के साथ अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं। यूपीएससी मेंस में एक वेरी प्रोबेबल क्वेश्चन हो जाता है, जिसमें डेटा और पॉलिसी दोनों का इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, ये इंडेक्स रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और ये जो जेंडर पैरिटी है अक्रॉस द 4 डायमेंशंस होती है: इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, एजुकेशनल, हेल्थ एंड सर्वाइवल, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। इफ यू टॉक अबाउट पॉलिटिकल एम्पावरमेंट एज ए इंडिकेटर, यहाँ पे डेटा फोकस करता है कि वुमेन का शेयर कितना है पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन में या मिनिस्ट्रियल पोजीशन में, कितने वुमेन है इसके बारे में। इंडिया का परफॉर्मेंस यही सबसे ज्यादा वीक है, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन है पॉलिसी लेवल रिप्रेजेंटेशन की कमी से। When we come talk about Women's Reservation Bill 2023, इस गैप को एड्रेस करने के लिए लाया गया था ये बिल, जहां पे 33% जो है रिजर्वेशन मिला विमेन को। लेकिन जैसे पिछली साइड में हमने देखा कि इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 2029 के बाद ही हो सकता है ड्यू टू डिलिमिटेशन प्रोसेस। इसीलिए कहना गलत नहीं होगा कि जेंडर गैप एक डेटा पॉइंट नहीं है, एक सिस्टम पॉलिसी डिले का रिफ्लेक्शन है हमारे लिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन GS2 में जो थीम है उससे बहुत बड़ा रेलेवेंस है इसका, तो यू कैन कंसिडर ऑलवेज मेकिंग नोट्स ऑफ दिस काइंड ऑफ आर्टिकल्स। जैसे आपने अपने आंसर में लिखा कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ सोशल एम्पावरमेंट, ये फ्रेज आपको आपके दूसरों के आंसर से अलग करता है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू रीड द आर्टिकल, मेक योर ओन नोट्स एंड ट्राई टू फ्रेम योर ओन आंसर्स। तो अभी चलते हैं थोड़ा और फैक्चुअल एनालिसिस की तरफ, जहां डेटा खुद बोलता है कि विमेन्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का स्टेटस ग्राउंड रियलिटी में
क्या है? India's performance on gender parity is facing a real setback. अगर हम ओवरऑल पैरिटी स्कोर की बात करें तो इंडिया का स्कोर है 64.1%, which places us among the lowest ranked countries in South Asia. We talk about, इसका मतलब ये है कि चाहे इकोनॉमी हो या पॉलिटिक्स, वुमेन को इक्वल एक्सेस अभी भी नहीं मिल पा रहा है. इफ यू टॉक अबाउट पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन, 2024 में ये परसेंटेज था 14.7, अभी आके गिर गया है 13.8 पर. वी आर विटनेसिंग द रिग्रेशन हियर. ये वो एरिया है जहां ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया का शार्पेस्ट फॉल देखा गया. इफ वी टॉक अबाउट द मिनिस्ट्रियल रोल्स, तो यहाँ भी लगातार डिक्लाइन दिखने को मिली. अभी का नंबर 2023 में जो है 5.6% पे आ गया है. ये सब नंबर सिर्फ स्टैट्स नहीं बता रहे, ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि पॉलिसी मेकिंग का डिसीजन मेकिंग स्पेस अभी भी विमेन के लिए कितना रेस्ट्रिक्टेड है. जब भी हम इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन एंड गवर्नेंस की बात करेंगे तो आप ये जरूर आप अपने आंसर्स में मेंशन करना. ये जो ओवरऑल पैरिटी स्कोर, पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर सकते हो आप, और मिनिस्ट्रियल रोल्स के रिप्रेजेंटेशन की बात कर सकते हो. Despite constitutional promises, empirical trends reveal a systemic under-representation of women in India and in politics. अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, जो है एआई के बारे में. एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक और हाई पोटेंशियल टॉपिक है ये, जिसमें हम बायो मैन्युफैक्चरिंग का और एआई का फ्यूजन, जिसमें ग्लोबल लीडरशिप अपना सारे ग्लोबल लीडरशिप जो होते हैं अब सपना देखते हैं. बायो मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है एक्चुअली? वो होता है एक प्रोसेस जहां पे बायोलॉजिकल सिस्टम जैसे सेल्स, एंजाइम्स, माइक्रोब्स यूज होते हैं टू मैन्युफैक्चर. तो अभी इसका रेलेवेंस क्या है? इंडिया इज ऑलरेडी अ लीडर इन जेनरिक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन अब फोकस है नेक्स्ट लेवल पर, जहां पे हम एआई स्ट्रीमलाइन करेगा मैन्युफैक्चरिंग वाया स्मार्ट बायोरिएक्टर्स एंड ऑटोमेटेड क्वालिटी चेक. अगर पॉलिसी पुश की बात करें तो बायो ई3 पॉलिसी 2021 की और इंडिया एआई मिशन, ये दोनों गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जो एआई को लाइफ साइंस सेक्टर में इंटीग्रेट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं. लेकिन उनके साथ आते हैं कुछ चैलेंजेस. फ्रैगमेंटेड रेगुलेशंस, लैक ऑफ हार्मोनाइज्ड एथिकल स्टैंडर्ड्स, ये सब एआई बेस्ड ड्रग मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेंसिटिव डोमेन्स के लिए बहुत ही रिस्की होते हैं. व्हाई दिस बिकम सिग्निफिकेंटली ग्लोबली इम्पोर्टेंट सबके लिए? एआई लेड बायो मैन्युफैक्चरिंग होती है, उनका पोटेंशियल होता है. तो अगर एआई लेड मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं तो इंडिया बन सकता है फार्मा इनोवेशन का एक बहुत ही ग्लोबल हब. सप्लाई चेन डिसरप्शन के एरा में एआई का रोल क्रिटिकल हो गया है इन एंश्योरिंग एफिशिएंसी, प्रिसिजन और रेजिलियंस. थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि एआई का एप्लीकेशन जो है बायो मैन्युफैक्चरिंग में एक्चुअल उसको यूज कैसे कर सकते हैं, नॉट जस्ट जो विजन बट एक्सिक्यूशन लेवल पे भी. इसका अगर हम प्रोसेस ऑटोमेशन की बात करते हैं तो एआई इज ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल बायो मैन्युफैक्चरिंग इनटू स्मार्ट एफिशिएंट इकोसिस्टम. एआई का यूज होता है फर्मेंटेशन कंट्रोल, क्वालिटी अश्योरेंस और प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन के लिए. अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे बात करेंगे तो बायोकॉन यूजेस एआई फॉर ड्रग स्क्रीनिंग स्टैंडर्ड, स्ट्रैंड लाइफ साइंसेज यूज मशीन लर्निंग फॉर पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो ऑटोमेशन से ना सिर्फ कॉस्ट और स्पीड इंप्रूव कर रहा है बल्कि प्रिसिजन भी ड्रामेटिकली एनहांस करता है. गवर्नमेंट के इश्यूज की अगर बात करेंगे तो जो पॉलिसीज है 2021 में थी, एक स्ट्रेटेजिकली बनाया गया पॉलिसी था जो बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था. इंडिया का एआई मिशन जो है, इंडिया एआई मिशन, वो प्रमोट करता है एआई अडॉप्शन इन स्टार्टअप्स एंड हेल्थ टेक और फोकस करता है एथिकल एआई इंटीग्रेशन इन सेंसिटिव सेक्टर्स लाइक फार्मा एंड हेल्थ केयर. अब ये सारी जो पॉलिसीज इंडिया को बना सकते हैं एआई ड्रिवन बायो इकोनॉमी का बहुत ही एक ग्लोबल टॉर्च बेरर. रेगुलेटरी कंसर्न्स भी होते हैं जहां पे हमें स्टैंडर्ड डेटा सेट्स का अभाव है, एआई स्पेसिफिक बायोसेफ्टी नॉर्म्स का कोई पता नहीं, क्लिनिकल ग्रेड एआई डेटा के लिए वैलिडेशन प्रोटोकॉल्स नहीं होने से इम्प्लीमेंटेशन और सेफ्टी पे भी सवाल उठ जाएंगे. अब इसीलिए रेगुलेशन और इनोवेशन का साथ साथ ले जाना होगा हमें, वरना जो है वो जो ब्रेक थ्रूज होते हैं वो रुक सकते हैं. तो वी नीड to understand the regulatory concerns, work on it, and then we will be using this AI technique in biomanufacturing. तो अब समझते हैं कि AI driven manufacturing का इकोनॉमिक वैल्यू कितना है
और इसका फ्यूचर क्या सिग्नल देता है भारत के लिए, स्पेशली एज अ हेल्थ केयर पावर हाउस। वैल्यूएशन इनसाइट्स की बात करेंगे तो इंडिया का बायो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वैल्यूएशन की गई थी 2.74 लाख इन 2024। ये सेक्टर ग्रो कर रहा है बहुत ही रैपिडली ड्यू टू डिमांड फॉर पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, एक्सपोर्ट पुश इन फार्मा, और सबसे इंपॉर्टेंट है एआई इंटीग्रेशन इन ड्रग डेवलपमेंट। अपॉर्चुनिटी वर्सेस चैलेंजेस की बात करेंगे तो पर्टिकुलरली रिगार्डिंग सेफ्टी एंड रेगुलेटरी का बात है। कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग होता है, प्रेडिक्टिव एनालिसिस कर सकते हैं, बट ऑन द अदर हैंड सेफ्टी का कंसर्न हमेशा रहेगा, डेटा इंटीग्रिटी के इशू रहेंगे, और रेगुलेटरी कंप्लायंस के गैप्स, ये सब इंडिया के एम्बिशन को इंटरनेशनल लेवल पे रोड ब्लॉक्स दे सकते हैं। इन शॉर्ट अगर आप बात समझोगे तो इनोवेशन विदाउट रेगुलेशन एक स्पेकुलेशन है। अगर इंडिया को बनाना है एआई बायोटेक हब ऑफ द वर्ल्ड, तो हमें चाहिए रोबोस्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स, एआई बायोसेफ्टी फ्रेमवर्क्स और ग्लोबली अलाइंड रेगुलेटरी सिस्टम। नहीं तो हमारी ये जो $500 बिलियन का प्रोजेक्शन है वो बहुत ही एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द डे, वो है एनवायरमेंटल गवर्नेंस से जुड़ा हुआ टेक्निकल और बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक, फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन, एफडीजी यूनिट्स इन कोल फायर पावर प्लांट। इसका मैं कुछ एक बैकग्राउंड दे देती हूँ आपको। एफजीडी यूनिट्स जो होते हैं उनका काम होता है सल्फर डाइऑक्साइड जैसे हार्मफुल एमिशन को थर्मल पावर प्लांट्स के एग्जॉस्ट गैसेस से रिमूव करना। 2015 में गवर्नमेंट ने SO2 जो है उनको कंट्रोल के लिए एफजीडीज मैंडेटरी किया था विथ फेज्ड डेडलाइंस। अब मैंडेटरी होता है लेकिन ग्राउंड रियलिटी बहुत ही डिफरेंट होती है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही स्लो है, डेडलाइंस मूव होती गई 2022, 2023, 24 और अब 29 तक। लेटेस्ट अपडेट इसमें ये है कि एक्सपर्ट कमिटी हेडेड बाय प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर अजय सूद ने रेकमेंड किया है कि एफजीडी को जो है मैंडेट को रोल बैक किया जाए। अब इसमें रीजन उन्होंने ये दिया कि एफजीडी यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ बढ़ाते हैं, प्रोजेक्ट कॉस्ट इंक्रीज करते हैं और अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को बर्डन और न्यू पावर कैपेसिटी एडिशंस को स्लो डाउन करता है। अब अगर हम इसका कंपैरिजन एनवायरनमेंट वर्सेस इकोनॉमिक्स का क्लासिक कंपैरिजन करेंगे तो ये बहुत ही डिलेमा क्रिएट करता है। एक तरफ है पोल्यूशन कंट्रोल की अर्जेंट नीड, ऑन अदर हैंड राइजिंग कॉस्ट अफेक्ट्स द पावर अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। ये टॉपिक मेंस के लिए बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है ऑफ पॉलिसी ट्रेड ऑफ्स इन सस्टेनेबल डेवलप। अब जब हमने समझा कि एफजीडीज क्या है तो समझते हैं कुछ फ्यूल गैस के बेसिक्स एंड द टेक्नोलॉजी दैट इज यूज्ड टू क्लीन इन एफजीडी यूनिट्स, उनके पीछे का साइंस। फ्यूल गैस कंपोजिशन जो होता है, जब हम कोल जलाते हैं तो एग्जॉस्ट में रिलीज होती है अ मिक्स ऑफ हार्मफुल गैसेस जो होते हैं CO2 और SO2, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड पार्टिकुलेट मैटर्स। इनमें से SO2 होता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक क्योंकि वो थोड़ा एसिडिक होता है, टॉक्सिक इन नेचर होता है, एसिड रेन कॉज करता है और रेस्पिरेटरी डिसीज भी ट्रिगर करता है। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम इसको हटाए कैसे। एफजीडी टेक्नोलॉजी यानी फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन एक पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस होता है जो स्पेशली डिजाइन किया गया है सल्फर डाइऑक्साइड जैसे केमिकल्स को निकालने के लिए फ्रॉम द फ्यूल गैस। अब कॉमन टाइप्स जो है उसमें इंक्लूड होता है ड्राई सॉर्बेंट इंजेक्शन यूजिंग पाउडर्ड लाइमस्टोन या तो वेट लाइमस्टोन स्क्रबिंग, मोस्ट वाइडली ये यूज करते हैं। सी वाटर स्क्रबिंग भी, स्पेशली फॉर कोस्टल प्लांट्स दे यूज दैट। इस प्रोसेस से एक यूजफुल बाई प्रोडक्ट निकलता है जिप्सम जो सीमेंट प्रोडक्शन में यूज होता है। इसकी अगर हम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करेंगे तो एफजीडी सिस्टम कैन रिमूव up to 95% of SO2 emission from the coal plant exhaust. ये टेक्नोलॉजी not only helps in air pollution control but also fights the acid rain का प्रॉब्लम। ये बहुत ही क्रिटिकल सोल्यूशन है उन रीजन्स के लिए जहां पे हाई डिपेंडेंसी है थर्मल पावर जनरेशन पर। टेक्नोलॉजी समझने के बाद अब देखते हैं कि एफजीडी सिस्टम्स का ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन कैसा चल रहा है और इसके क्या इकोनॉमिक और पॉलिसी लेवल इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं।
इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस के बारे में बात करें तो एज ऑफ अप्रैल 2025 सिर्फ 46% ऑफ इंडिया में जो प्लांट्स हैं उनमें ये कैपेसिटी है एफजीडी सिस्टम को लगाने की। ये नंबर क्लियरली बताता है कि पॉलिसी और प्रैक्टिस के बीच में कितना बड़ा गैप है। कॉस्ट इम्प्लीकेशंस की बात करेंगे तो एफजीडी जो है मैंडेट्स 97,000 करोड़ का एडिशनल बर्डन फॉर अबाउट 97,000 का वैट ऑफ न्यू थर्मल कैपेसिटी। ये इन्वेस्टमेंट एनवायरमेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है, लेकिन एनर्जी इकोनॉमिक्स को बहुत ही डिफिकल्ट बना देगा। टैरिफ इम्पैक्ट की बात करेंगे तो ये कॉस्ट डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ में रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब जो है उनमें क्या हो जाएगा, 1.10% मतलब पर यूनिट का एडिशन हम उसमें टैरिफ्स में देख सकते हैं। इसका असर कंज्यूमर बिल्स और पावर अफोर्डेबिलिटी पे भी पड़ जाएगा, स्पेशली इन रूरल एंड लो इनकम एरियाज। अब डिबेट ये है इस आर्टिकल में कि क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि एफजीडी रोल बैक से क्लाइमेट कमिटमेंट्स वीक पड़ जाएंगे, पब्लिक हेल्थ ऑब्जेक्टिव्स को वायलेट कर देंगे हम। और कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि 80% ऑफ दिल्लीज जो पर्टिकुलेट मैटर होता है 2.5 का कम्स फ्रॉम ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्रीज, ना सिर्फ कोल के प्लांट से। तो ये SO2 फ्रॉम कोल का रोल जो है अभी भी डिबेट का सब्जेक्ट है। This makes FGD implementation a very grey zone policy where science, economy and governance collide. जब भी pollution की बात करेंगे, if you mention this FGD as a solution, तो it will give you an enhance in the answer. आप ऐसे सोचिए कि इंडिया का जो एनवायरमेंटल प्रायोरिटीज हैं वो कितना टाइट रोप पे हम चलते हैं बिटवीन एमिशन कंट्रोल एंड इकोनॉमिक पैराडिज्म की बात करें तो you can write your answer in this way if it is anything related to the pollution, and कुछ solutions देने के लिए या उनको imply करने के लिए क्या क्या necessary challenges हैं उनको आप address करेंगे आंसर में, तो it will become a very easy answer. Now that we have understood about कि कैसे implications में challenges हैं, तो इस पूरे debate के एक बहुत ही crucial dimension पे आप बात करते हैं, what lies ahead for India's coal policy and its environmental vision. कॉन्टेक्स्ट ये तो समझ में आ गया कि रोलिंग बैक एफजीडी मैंडेट्स में हर्ट इंडियाज पेरिस अग्रीमेंट कमिटमेंट्स। जो गोल होते हैं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में उसमें भी इफेक्ट देगा, लेकिन रियल वर्ल्ड सिनेरियो में गवर्नमेंट को बैलेंस बनाना होगा बिटवीन क्लीन एयर और एनर्जी अफोर्डेबिलिटी में। पॉलिसी रिविजन की भी बात करेंगे तो एक मेजर शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम यूनिवर्सल एफजीडी मैंडेट का रोल बैक के चलते। Instead of one size fits all, targeted and flexible models are being considered. टारगेटेड अप्रोच भी कर सकते हैं, प्रायोरिटी दी जा सकती है उन पावर प्लांट्स को जो लार्ज स्केल पे हैं, अर्बन या डेंस पॉपुलेशन के एडजेसेंट एरियाज में लोकेटेड हैं। इफ यू टॉक अबाउट द टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट तो फोकस मूव करेगा ये टुवर्ड्स क्लीन कोल टेक्नोलॉजीज पे, कोल गैसिफिकेशन पे। ये जो सॉल्यूशंस होते हैं ये शॉर्ट टर्म में एफजीडी का जो है अल्टरनेटिव बन सकता है। रिन्यूएबल शिफ्ट की बात करेंगे तो ये तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, एक्सेलरेट करेगा हमें ट्रांजिशन टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जीज की तरफ, पर उसमें भी बहुत चैलेंजेस है, ग्रिड स्टेबिलिटी, स्टोरेज और इन्वेस्टमेंट का तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है इसमें। ये पूरा इशू है एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल जहां पे हमने देखा कि कैसे पॉलिसी को जगल करना पड़ता है बिटवीन इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट एंड एनर्जी सिक्योरिटी। दिस article will be very much relevant to the climate change environment topic, also equally GS paper 3 के इकोनॉमी में। Let's move towards our last topic of the day जो बात करता है जिसमें जेनेटिक्स, वायरोलॉजी और पब्लिक हेल्थ का एक बहुत ही यूनिक इंटरसेक्शन देखने को मिलेगा। न्यूज में इसलिए ये है क्योंकि एक जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडी है, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि जीन वेरिएंट नाम है FOXP4 जो लिंक्ड है विद द हाई रिस्क ऑफ लॉन्ग कोविड से। ये रिसर्च हमें इंसाइट देती है कि क्यों कुछ लोग कोविड के बाद जल्दी रिकवर हो जाते हैं और कुछ लोगों को प्रोलॉन्ग सिम्टम्स होते हैं, जैसे फटीग हो, ब्रेन फॉग हो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ऐसे। लॉन्ग कोविड जो है ऑल्सो कॉल्ड एज पोस्ट अक्यूट सीक्वल मतलब सार्स कोव 2। अब इसका मतलब है सिम्टम्स जो 2 महीने से ज्यादा टाइम तक कंटिन्यू करते हैं आफ्टर रिकवरी फ्रॉम कोविड 19।
ये अब एक ग्लोबल हेल्थ बर्डन बन चुका है जिसका सोल्यूशन सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से नहीं बल्कि जेनेटिक लेवल अंडरस्टैंडिंग से मिलेगा हमें। दिस काइंड ऑफ रिसर्च इज अ स्टेप टुवर्ड्स पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, जहां पे ट्रीटमेंट होगा आपके जेनेटिक प्रोफाइल के हिसाब से। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस फैसिनेटिंग डिस्कवरी इन मोर डेप्थ, जहां जेनेटिक्स और हेल्थ केयर रिसर्च एक साथ काम करते हैं टू डिकोड द लॉन्ग कोविड। ये जो जीनोम वाइड एसोसिएशन है वो स्टडी एक रिसर्च मेथड है जिसमें साइंटिस्ट पूरे जीनोम को स्कैन करते हैं टू आइडेंटिफाई जेनेटिक वेरिएंट्स लिंक टू स्पेसिफिक डिसीज। इस स्टडीज में फोकस था सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, एसएनपीज, स्पेशली दोज जो कॉम्प्लेक्स ट्रेट्स को अफेक्ट करते हैं जैसे लॉन्ग कोविड। जो FOXP4 जीन है उनके की फाइंडिंग्स है दैट इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम 6 एंड इट इज इन्वॉल्व इन लंग डेवलपमेंट, इम्यून रिस्पॉन्स मॉड्यूलेशन एंड रेस्पिरेटरी टिश्यू रिपेयर के लिए। अब ये जो जीन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं पहले से लिंक था लंग कैंसर से, और अब पता चला है कि FOXP4 also increases susceptibility to long COVID, especially individual carrying the CLA variant have 63% high odds of developing the long COVID system. अब ये हुआ बहुत ही टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग। इसका इनसाइट डॉक्टर को हेल्प करेगा टू आइडेंटिफाई कौन से पेशेंट्स हाई रिस्क कैटेगरी में फॉल करते हैं इवन आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम कोविड। अगर हम इफ यू ट्राई टू इवन अंडरस्टैंड जो टॉपिक्स इसमें जो टॉपिक्स है जैसे GWS के कैसे आइडेंटिफाई करता है एक जेनेटिक मार्कर को, या जो FOXP4 है वो कैसे जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और हायर ससेप्टेबिलिटी किस में दिखाई देती है, ये सारी जो रिसर्च के फाइंडिंग्स है वो बहुत की है। आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सारे कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। तो ट्राई एंड कीप इट इन माइंड, ट्राई एंड कीप रिवाइजिंग सच काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स। जेनेटिक डिस्कवरी की बात करेंगे तो इनका इम्पोर्टेंट और लार्जर इम्पैक्ट क्या हो सकता है, क्योंकि हम इसके कुछ स्टेप्स हैं वो फॉलो करके विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। रिस्क आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे तो ये रिसर्च जो है क्लियरली शो करता है कि जिनके पास FOXP4 का हाई रिस्क वेरिएंट था उनमें लॉन्ग कोविड के सिम्टम्स डेवलप होने के चांसेस 2 टाइम्स ज्यादा थे। इसका मतलब है कि अर्ली जेनेटिक स्क्रीनिंग कैन बिकम अ टूल टू प्रेडिक्ट द वल्नरेबिलिटी। अगर हम क्रॉस पॉपुलेशन रेलेवेंस की बात करेंगे तो स्टडी का एक इम्पॉर्टेंट हाईलाइट ये भी था कि मल्टीपल एंसेस्ट्रीज जैसे यूरोपियन, एशियंस, अफ्रीकन सब पे अप्लाई होता है, लेकिन जो एलील फ्रीक्वेंसी है थोड़ा वेरी करता है उनमें। इसके लिए जेनेटिक डाइवर्सिटी के रोल को समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का के इसमें सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो ये डिस्कवरी सपोर्ट करती है आइडिया को कि फ्यूचर हेल्थ केयर सिस्टम को होना चाहिए बहुत ही टेलर्ड, जीन अवेयर होना चाहिए एंड पोस्ट पैंडेमिक सेंसिटिव भी होना चाहिए। एक यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट अप्रोच से बेटर है पर्सनलाइज्ड प्रोटोकॉल बनाना जो पेशेंट के जीन्स को कंसिडर करता है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप इस आर्टिकल को समझोगे तो इस डिस्कवरी का सिग्निफिकेंस जो है बढ़ जाता है फ्रॉम इनिशिएटिव्स लाइक द प्रोजेक्ट कॉल्ड जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, और फ्यूचर पैंडेमिक प्रिपेयरनेस प्लान्स में भी हमें जो ये डेटा है बहुत काम आएगा। इंडिया जैसे डाइवर्स पॉपुलेशन वाला देश अगर ऐसे जीन हेल्थ डेटा को समझ पाएगा तो पब्लिक हेल्थ सिस्टम हमें हमको अपग्रेड कर पाएंगे। तो लेट्स कंक्लूड आवर टुडे सेशन को एक बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग लेंस के साथ, यहाँ समझ कर कि ये जेनेटिक डिस्कवरी जो है किस डायरेक्शन में हमें ले जा सकते हैं इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में भी और ग्लोबल हेल्थ को भी। जेनेटिक स्क्रीनिंग की जब बात करते हैं अब पॉसिबिलिटी ये बन गई है पॉसिबिलिटी कि ऐसे टेस्ट डेवलप किए जाए जो अर्ली स्टेज पर ही हम आइडेंटिफाई कर सके कौन से इंडिविजुअल्स हाई रिस्क जेनेटिक वेरिएंट्स रखते हैं, कौन वालनरेबल है लॉन्ग कोविड के लिए। इसे डॉक्टर्स कर सकते हैं पर्सनलाइज्ड इंटरवेंशन और टारगेटेड प्रिवेंशन वेल बिफोर द सिम्टम्स गेट सीरियस। इफ यू टॉक अबाउट द पॉपुलेशन जीनोमिक्स, एक और बहुत ही क्रूशियल इम्प्लीकेशन है ये इंडिया के जेनेटिक डाइवर्सिटी को बहुत ही बेटर मैप करता है थ्रू पॉपुलेशन लेवल जीनोम डेटा। करंटली इंडिया के जो जीनोम्स है बहुत ही अंडर रिप्रेजेंटेटेड है ग्लोबल स्टडीज में भी, पर फ्यूचर ट्रीटमेंट्स तभी इफेक्टिव होंगे जब हम एथनिक स्पेसिफिक डाइवर्सिटी को
अकाउंट में रख के ये सब करेंगे। इसीलिए ये जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है और ऐसे रीजनल बायोबैंक इनिशिएटिव्स को हम और एक्सेलरेट करना जरूरी बन जाता है। टारगेटेड इंटरवेंशन की बात करेंगे तो FOXP4 का जो वेरिएंट है, उनके जो बायोलॉजिकल पाथवे को समझकर बनाए जा सकते हैं। हम कुछ स्पेशलाइज्ड ड्रग्स बना सकते हैं, थेरेपीज को टेलर कर सकते हैं। दिस इज नॉट जस्ट अ ट्रीटमेंट, इट विल बी लाइक अ प्रिसीजन मेडिसिन विथ मैक्सिमम इम्पैक्ट एंड मिनिमम एरर्स। तो आज के टॉपिक सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं बल्कि यूपीएससी के लिए बहुत ही हाई वैल्यू जोन है, जहां कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ फैक्चुअल प्रिसीजन भी बहुत जरूरी है। प्रीलिम्स में जब भी आप देखोगे ना, तो फोकस्ड रिवीजन ही काम आता है। एजेंसीज जैसे इंडियन कोस्ट गार्ड, टेक्निकल एस्पेक्ट जैसे FGD का यूनिट कैसे काम करता है, साइंस बेस्ड कॉन्सेप्ट्स लाइक GWAS या जो फॉक्स प्योर जीन है उसके बारे में पढ़ा हमने, और फैक्चुअल डेटा जैसे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, उनके पब्लिशिंग बॉडीज कौन पर है, ये सब पर हमें स्पेशल ध्यान रखना है। इनको रिवाइज करते वक्त ऑब्जेक्टिव लेंस रखे, हु पब्लिश्ड व्हाट, व्हेन डिड इट हैपन, व्हाट इज द की फंक्शन, ये सारा ऐड रख सकते हो आप। मेंस में कभी भी आप एनालिटिकल डेप्थ को डेवलप करना सीखिए। बहुत ही वेल बैलेंस्ड आंसर होना चाहिए, जैसे मेरीटाइम सिक्योरिटी हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो, एनवायरमेंटल रेगुलेशन हो, या साइंस पब्लिक हेल्थ का इंटरसेक्शन। ये पॉइंट्स जो हमने अभी पढ़े हैं वो आपको मेंस के 4 डिमेंशंस को रेडी करते हैं। गवर्नमेंट, सिटीजन, साइंस एंड इकोनॉमी, ये सारे मेन स्टेक होल्डर्स होते हैं इन राइटिंग आंसर्स ऑल्सो। करंट अफेयर्स जो है उनका इंटीग्रेशन करना बहुत जरूरी होता है। टॉपिक्स को सिलो में मत देखो आप, इंटरलिंक देम विथ लार्जर यूपीएससी थीम्स। गवर्नेंस, टेक एंड एनवायरमेंट, हेल्थ सिक्योरिटी, ये एक दूसरे को अगर आप जब भी कनेक्ट करोगे और फैक्ट्स को फ्रेमवर्क के साथ, तो आपको एक ये यूपीएससी रेडी बनाएगा ये प्रिपरेशन। सो ऑलवेज रिमेंबर कि करंट अफेयर्स को हम रट नहीं सकते, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं स्टैटिक से, एनालाइज कर सकते हैं एंड रिवाइज कर सकते हैं। प्रीलिम्स एंड मेंस जो हैं वो साथ साथ में ही प्रिपेयर करने का एग्जाम है। So let's meet in next session tomorrow again. Thank you for joining me for today. This was it for today. Let's meet tomorrow and find out few more analysis, do few more in-depth discussion on कितने कैसे अलग अलग डायमेंशन पे हमें यूपीएससी के स्टैटिक सिलेबस को भी हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे। So let's meet tomorrow. Thank you so much. Veranda IAS, where your dream becomes reality.